नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार आज हमारे पाठकों और दर्शकों के सामने कर्नाटक चुनाव के एक विश्लेषण को लेकर हूं। यहाँ पर मैं हैदराबाद में बसे हुए छत्तीसगढ़ से गए हुए एक बड़े ही तजुर्बेकार जर्नलिस्ट दिनेश आकुला जी के साथ हूं। वो पहले स्टार न्यूज के समय से टेलीविजन चैनलों में काम करते रहे। आंध्र तेलंगाना में उन्होंने बड़े बड़े चैनल के वो मुखिया रहे। कर्नाटक उन्होंने करीब से देखा हुआ है। जिस वक्त वहां वो चैनल लीड कर रहे थे उस वक्त कर्नाटक भी वहां से वो कवर करते थे। दिनेश हमारे पुराने साथी हैं, हमारे अखबार के लिए लिखते भी रहे हैं। अभी वो नए नए मीडिया वेंचर शुरू कर रहे हैं और मैंने आज उनको इनवाइट किया है कि कर्नाटक के इन नतीजों को हमारे दर्शकों को वो समझाएं कि इसका हम क्या मतलब निकालें, क्यों ऐसे नतीजे आए हैं। दिनेश, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। अब मुझको बतलाइए दिनेश कि ये नतीजे ऐसे क्यों आए हैं, क्या आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे या इनमें कोई नई बात भी है? जी बिल्कुल नई बात नहीं है सर, एक कंप्लीटली एक्सपेक्टेड लाइंस पर है ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि जब एनालाइज किया था तो हमको लगा था कि बीजेपी 90 के आसपास सिमट जाएगी और कांग्रेस 100-105 मतलब मेजॉरिटी से कम 5-10 सीट्स कम मिलेंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस था कांग्रेस का वो बिल्कुल ही उन्होंने जैसा कहा, कांग्रेस ने कहा वैसे ही एक्सपेक्टेड था। क्योंकि आपने कांग्रेस का यदि कर्नाटक का इतिहास देखेंगे, 38 इयर्स का इतिहास देखेंगे पिछले, तो कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई कभी। जी 2018 में बीजेपी, 2024 में कांग्रेस सरकार बनाने के उस पे है। उससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस थी, तो वो वैसे एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट था। और यदि अब मैं इसको डाइसेक्ट करूं, इस कर्नाटक इलेक्शन को यदि मैं डाइसेक्ट करूं तो बहुत सिंपल सा है। एक कि नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैव एवर रिपीटेड। यदि कांग्रेस है तो नेक्स्ट टाइम बीजेपी है तो कांग्रेस, तो पिछले बार बीजेपी था। तो एज पर उनका जो ट्रेंड, जो डीएनए जो कहते हैं, पॉलिटिकल डीएनए जो कर्नाटक का है, उस हिसाब से कांग्रेस को आना था। हाँ। अब इसमें दो चीज जो मेजर जो काम किया है, एक एंटी इनकम्बेंसी, और हमने पूरे चुनाव के दौरान सुना होगा कि 40% कमीशन का एलिगेशन लग रहा था, करप्शन का। ये जो मिलके एक मेजर रोल प्ले किया कर्नाटक में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मेजर रोल जो बीजेपी का वोट बैंक माना जा रहा था, वो लिंगायत वोट बैंक माना जा रहा था, जिसके आपने देखा होगा येदुरप्पा थे, बाकी बड़े बड़े लीडर्स जो थे, जो उसको उस रथ को लेके जा रहे थे लिंगायत वोट्स का। कर्नाटक में 69 सीट्स है लिंगायत का, जो 224 में एक मेजर पार्ट प्ले करता है। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 42 मिला था और कांग्रेस को 8, और इस बार कांग्रेस को 42 मिला है और बीजेपी को सिर्फ 16 मिला है। So it made a very big dent, बहुत बड़ा डेंट जो लिंगायत का जो वोट बैंक था, बीजेपी का वोट बैंक, जो उनको लग रहा था कि लिंगायत से, जो आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा सीड्स जो लिंगायत स्वामी थे, उनके पास जा रहे थे, उन टेंपल्स में जा रहे थे, वो काम नहीं किया इस बार। दिनेश, इसमें एक चीज थी क्या कि लिंगायत के जितने संत थे ये येदुरप्पा के हटाए जाने से बड़े नाराज थे और येदुरप्पा को रीइंस्टॉल करने के लिए ये ओपन पॉलिटिकल कोशिश भी करते दिख रहे थे। यानी उनकी ग्रुप फोटो आ रही थी येदुरप्पा के बीच में बिठाकर। तो क्या ये कम्युनिटी जो है और इसके जितने संत या जो भी स्वामी कहें, ये लोग येदुरप्पा की वजह से नाराज थे क्या? नहीं, देखिए येदुरप्पा एक वजह था, लेकिन येदुरप्पा वाज नॉट द मेन पॉइंट। इसका कारण ये है कि बीजेपी, आप यदि कर्नाटक और येदुरप्पा का पॉलिटिक्स देखेंगे तो हमेशा पता नहीं क्यों, लेकिन बीजेपी जो हाईकमांड है वो येदुरप्पा को हमेशा साइडलाइन करने की कोशिश में लगे थे। जबकि येदुरप्पा के अलावा कोई भी उतना बड़ा स्टेचर का लीडर कर्नाटक में नहीं है बीजेपी के लिए। बसवराज बोम्मई जो थे बहुत ही छोटे लीडर है। हालांकि होम मिनिस्टर थे जब जो बीजेपी गवर्नमेंट में थे, उनको सीएम बनाया गया था। लेकिन बीजेपी हमेशा से, ये पहली बार नहीं है, बीजेपी हमेशा से येदुरप्पा को टांग खींचते रहा है। अब पता नहीं येदुरप्पा जो अपने आप को लिंगायत लीडर, हिंदुत्व लीडर बनाते थे, उनको कभी भी माइलेज नहीं दिया बड़े लेवल पे। इस बार जब उनको लगा बीजेपी हाईकमांड को कि लिंगायत वोट जा सकता, तो वो आए, आके उनको फिर से अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन डैमेज हो चुका था। और वो जो डैमेज हुआ है वो आप देख सकते हैं कि 69 में से 42 सीट कांग्रेस पर लेने में सफल हुई है। हाँ, ये बतलाओ दिनेश कि येदुरप्पा से इतना सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की डरती क्यों है? इनका तो कोई नेशनल एम्बिशन भी कभी सामने नहीं दिखा। ही हैज नेवर सर्व्ड दिल्ली, तो ये न प्रधानमंत्री बन सकते न गृह मंत्री बन सकते। तो इसके बावजूद
बीजेपी जो है येदुरप्पा से डरती क्यों है, उनको किनारे क्यों करना चाहती है, हाशिए पे क्यों डालना चाहती है? क्योंकि सर येदियुरप्पा जो थे वो सिंगल हैंडेडली एक बड़ा हिंदुत्व लीडर बन गए थे कर्नाटका में। उनको हाँ, बीजेपी का लीडरशिप का कोई हेल्प भी नहीं चाहिए था। वो ठीक। जानते हैं कि वो इंडिया के लीडर है, उनके पास जितने भी संत, जो टेम्पल्स है, जो संत है, जो स्वामी है, उनको बैकअप कर रहे थे और बहुत बड़ा जमीनी कार्यकर्ता थे। तो बहुत बड़े जो वोट बैंक को पकड़ में थे। तो बीजेपी को लगता था कि ये हमारी बात नहीं सुनेगा, ये हमेशा अपने नहीं करेगा, इसलिए वो उनको साइडलाइन करने की जुगाड़ में था। क्योंकि यदि इनको साइडलाइन नहीं करते तो बाकी लिंगायत लीडर सामने नहीं आ सकते थे। पर इस पूरे प्रोसेस में बीजेपी ये भूल गया कि बाकी जितने भी लिंगायत लीडर्स को भी आप मिला लेंगे, वो अपने येदियुरप्पा का बराबर नहीं कर सकते। उसका नतीजा आप इस इलेक्शन में देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी सीटें येदुरप्पा की नाराजगी या उनकी उपेक्षा करने की वजह से हारी है बीजेपी बहुत सीटें। 69 सीट्स तो जो लिंगायत इन्फ्लुएंस सीट्स है 69, उसमें तो आप मान सकते हैं कि बिल्कुल मतलब लीडरशिप का एक एरोगेंस, मैं वर्ड यूज करूं कि एक एरोगेंस था कि भाई हम दिल्ली में बैठ के हम चला लेंगे कर्नाटक को। ये साउथ में बिल्कुल नहीं हो सकता सर, ये बिल्कुल गेम इज डिफरेंट। 23 to 30 किलोमीटर का उन्होंने एक 26 किलोमीटर का एक जो प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया था, आपको याद है, 3 दिन में डिवाइड करके 26 रोड शो। बिल्कुल। उसमें उस रोड शो से 55 to 56% वोटिंग हुआ था 2018 में। हाँ, उससे 1% भी ज्यादा वोटिंग एक्स्ट्रा नहीं हुआ उस 26 किलोमीटर के जो रेडियस में। यानी जितने भी प्रधानमंत्री 26 किलोमीटर का रोड शो किए, उससे कोई वोटिंग वहां पर नहीं बढ़ा। 1% भी वोटिंग नहीं बढ़ा, 1%। क्या बीजेपी का वोट नहीं बढ़ा 1% भी? बीजेपी का नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पोलिंग जो है, ऐसा लग रहा था कि 26, और वो वोट, और दूसरी बात है कि वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। ऐसे नहीं कि मोदी जी को जो रैली कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड में उन्होंने किया 26 किलोमीटर का जो रैली था, वो ऐसे भी सेंट्रल कर्नाटका था, उसमें जो रोड शो था वो कंप्लीटली बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड में था। हमको उम्मीद हो रहा था कि 10-15% आउट वोटिंग पोलिंग हो जाएगा ताकि बीजेपी को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन 1% भी नहीं पड़ा। वो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि पीएम मोदी के आने से कोई फायदा नहीं हुआ कर्नाटक में। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, क्योंकि एक चीज मैं ऐड कर दूं कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को 104 सीट मिला। मैं आपको एक स्टेप आगे ले जाके बता सकता हूँ कि 2018 में इलेक्शन हो रहा था, उस समय मैं एक न्यूज चैनल को एस्टैब्लिश कर रहा था बैंगलोर में। तो उस समय मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था अमित शाह जी से, और हमने जो हमारा जो एक एग्जिट पोल था, सिर्फ हमारा जो चैनल का एग्जिट पोल था, उसने 110 सीट्स दिए थे बीजेपी को। और जब मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने पूछा, सर आपको 110 सीट मिल रहा है, तो उन्होंने उल्टा मुझे चिल्लाने लगे, तुम्हारा फालतू सर्वे है, एक तो 150 से कम नहीं आएगा। तो मैं बोला, सर इट्स इम्पॉसिबल, 110 इज द मैक्सिमम सीट्स वी कैन गिव। तो 104 आया था। इस बार भी लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी लीडरशिप बहुत एरोगेंस में रहता है। वो ग्राउंड में क्लियर दिख रहा था कि 40% कमीशन, एंटी इनकम्बेंसी, और जो कर्नाटका का जो डीएनए है, हर 5 साल में चेंज सरकार को, इसको मतलब बिलीव नहीं कर रहे थे बीजेपी को लग रहा था प्राइम मिनिस्टर आएंगे, बड़े लीडर्स आएंगे तो लोग वोट दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, हनुमान ने कोई मदद नहीं की। इनको लगा कि हनुमान जो है, बजरंगबली जो है, इनको पार लगाएंगे। जिस तरीके से हनुमान ने इंडिया से श्रीलंका जंप किया, फिर श्रीलंका से वापस आए इंफॉर्मेशन लेके, यहाँ से बेंगलुरु से मैसूर तक भी जंप नहीं करवा पाया बीजेपी को। यानी बजरंगबली, मुझको ऐसा लगता है कि बजरंग दल के साथ कंपैरिजन से थोड़ा नाराज ही हुए। बिल्कुल सर, क्योंकि कर्नाटका में जो है वो जो बजरंग दल, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जो साउथ में बजरंग दल का इन्फ्लुएंस नहीं, बजरंग दल से हम उसी समय जब सुनते हैं, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बजरंग दल, मेरा कोई उसे पर्सनल नहीं है, सिर्फ वैलेंटाइंस डे में जो लड़का लड़की शादी करवा देते हैं वहीं पर, वहां पर, और एक हनुमान जयंती के समय रैली निकालते हैं। इस दो के अलावा मुझे तीसरा इंसिडेंट रही है जहां पर बजरंग दल एक्टिव परफॉर्मेंस या एक्टिवली इन्वॉल्व है, कहीं आपको खबर नहीं मिलेगा। फरवरी 14 को वैलेंटाइंस डे में बजरंग दल का नाम आएगा, और जब हनुमान जयंती होगी तो बजरंग दल का नाम आएगा। इसके अलावा बजरंग दल का नाम कहीं नहीं सुने। और कर्नाटका में इसको लाकर इन्होंने कोई एडवांटेज नहीं कर पाए। जो इन्होंने बजरंग दल से बजरंगबली को लेके आया, उससे कोई, हमको लगा कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, डाइवर्ट हो गया, नैरेशन चेंज हो गया कर्नाटका पॉलिटिक्स का। लेकिन ग्राउंड में जब हमने बात की तो पता चला ये मुद्दा ही नहीं है।
अब एक चीज मुझको बतलाओ दिनेश, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां की, जिसका 4% रिजर्वेशन घटा दिया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, उस मुस्लिम कम्युनिटी का अभी क्या रुख था? कोई उनका क्लियर रुख दिख रहा था किस पार्टी के लिए क्या है? देखिए अराउंड 13% वोटिंग शेयर उनका पॉपुलेशन जो कर्नाटका में है मुस्लिम, और हमेशा वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। उनका कोई बड़ा रिचर्निंग होके इस तरफ से शिफ्टिंग, मेजर शिफ्टिंग ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो रिजर्वेशन का जो इशू था वो तो एक कर्नाटका में चल ही रहा, आपको पता होगा कि वो कलिकास में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, फिर सब कास्ट में कैटेगरी, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये कोई मेजर रोल प्ले किया करके मुझे नहीं लगता है। मुझे जो लगता है वही है कि एंटी इनकम्बेंसी, फिर आपका लिंगायत वोट बैंक, और जो 40% कमीशन का एलिगेशन था इस पे है। लेकिन एक अब क्या हो रहा है कि अब कांग्रेस के लिए जो टास्क है कि हालांकि वो जीतने कगार में, सरकार बनाने के कगार में है अभी कर्नाटका में, लेकिन उनका जो मेजर जो रोल है अब ये है कि जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि पूरा होटल्स बुक कर लिए है तमिलनाडु में। ये खतरा दिख रहा है अभी? बिल्कुल बिल्कुल खतरा दिख रहा है, क्योंकि 2001 ये खतरा बीजेपी की तरफ से दिख रहा है कि ये खतरा कांग्रेस के भीतर है? नहीं, बीजेपी की तरफ से दिख रहा है अभी। तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से अभी भी देखिए खतरा है या नहीं है हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो अपना होटल्स बुक कर रहे हैं तमिलनाडु में, हमको लगा कि वो आंध्रा में आएंगे, यहाँ पर भी होटल्स बुक किए गए थे, लेकिन वो वहां पर ज्यादा भरोसा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु बॉर्डरिंग भी है, बहुत करीब भी है करके, तो वो तमिलनाडु में रिसोर्ट बुक कर लिए हैं अभी से। तो हो सकता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट आने के बाद जो मेजर जो चैलेंज कांग्रेस के पास है वो है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया। सिद्धरामैया एक सिटिंग फॉर्मर सीएम थे, डीके शिव कुमार के पास पावर मिनिस्ट्री था और स्टेट चीफ भी है, और भारी मतों से उन्होंने मतलब जीत रहे हैं इलेक्शंस, और बहुत पावरफुल लीडर है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। आपको याद होगा जब इससे पहले भी जब किसी भी पॉलिटिकल सिनारियो में कुछ इश्यूज होता था तो यही सबको लेके जाते थे, राजस्थान भेजने में या छत्तीसगढ़ भेजने में, कहीं भी जहां भी भेजना होता है गाड़ियों का अरेंजमेंट करना, फाइनेंशियली जो डील होता था वो डीके शिव कुमार करता था। तो इस बार मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार विल नॉट लीव इट इजीली। हालांकि आपको याद होगा कि कांग्रेस को भी लगा कि ये दोनों जो लीडर्स हैं एक इशू हो सकते हैं, तो दोनों को बैठाकर हाथ मिलाकर दोनों को इन लोगों ने वो करवाया है, फोटो सेशन करवाया है। और आपको ये भी याद होगा कि बहुत ही मशहूर गाना है नाटू नाटू, दो हीरो डांस करते हैं आज RRR में, तो इन दोनों का तस्वीर लगवा के नाटू नाटू डांस करवा दिए वहां पर कि सब कुछ ठीक है कांग्रेस में। पर नहीं, जहां तक मुझे जितनी जानकारी है, इट विल बी अ टफ केक वॉक फॉर कांग्रेस इफ दे फॉर्म द गवर्नमेंट, वंस दे फॉर्म द गवर्नमेंट। दिनेश ये बतलाओ मुझको कि 6 महीने में 5 दूसरे राज्यों में चुनाव होने वाला है, जिसमें से 3 स्टेट्स तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस कमांड में है या जीतने की पॉसिबिलिटी रखती है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तेलंगाना में भी जहां आप बैठे हैं वहां पर भी चुनाव होने वाला है, और मिजोरम का है। इन हर स्टेट में कांग्रेस का कम या ज्यादा प्रेजेंस है, 3 स्टेट में बड़ा स्टेक है उसका। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक की जीत जो है इसका इन 5 राज्यों में कांग्रेस की पॉसिबिलिटीज पे, उसके साइकी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए कर्नाटका का जो जीत, जो मैसिव जो विक्ट्री है कांग्रेस का, जो विक्ट्री और सरकार बनाने के कगार में है, कांग्रेस अभी से एक नैरेशन शुरू कर दिया कि जो रोड शो, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू किया था उसका फायदा मिला। सो दे वांट टू कंप्लीटली गिव ऑल द क्रेडिट टू राहुल गांधी, ताकि इंटरनल जो पॉलिटिक्स है किसी को और किसी को ना दे, और उसी को एनकैच करने की कोशिश में है। तो कर्नाटका का जो, नॉट ओनली कर्नाटका, यदि मैं साउथ के जो स्टेट्स को लेता हूँ, हर स्टेट एक डिफरेंट एंगल में, पॉलिटिकल एंगल में काम करता है किसी स्टेट से। हालांकि मैं रायपुर से हूँ, जब मैं रायपुर में था, जब मैं यहाँ से हैदराबाद आया तो लोग मुझे मद्रासी बोलते थे, अभी भी लोग इससे मद्रासी कहते हैं, जबकि मद्रास से कोई संबंध नहीं है तेलंगाना का, आंध्र का। मद्रासी एक चेन्नई, तमिलनाडु बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट खान पीन से कोई लेना देना नहीं है तेलुगु जो दो स्टेट्स के बीच में। वो महमूद जब कॉमेडियन थे तब से ये मद्रासी वाला चल रहा है कि सारा साउथ मद्रास है।
जी, एनीथिंग बिलो नागपुर इज मद्रास, सेंट्रल बनाने के नीचे सब मद्रासी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि जो कर्नाटका का जो है वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियो था। उसमें करप्शन था, उसमें जो एंगल, जो डीएनए की बात कर रहा था मैं, कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। उसके बाद जो आप कर्नाटका में इस बार जो हुआ है वो आप बिहार से कंपेयर कर सकते हैं। बिहार इज नोन फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। वो कास्ट पॉलिटिक्स आपको इस बार साउथ में दिखने को, लिंगायत और वो कलिकास हो गया, जो रिजर्वेशन जो एससी एसटी का रिजर्वेशन हो गया, वो एक नया चीज है जो बुरी तरह आप एक साउथ बिहार बोल सकते हैं इसको, जिस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स। मैं एक सेकंड को इंटरप्ट करूंगा। मैंने वसंती हरिप्रकाश को इंटरव्यू किया, दो एपिसोड में हमने उसको पोस्ट किया है। उन्होंने मुझको जितना कास्ट पॉलिटिक्स का बताया, तो मैंने उसका इंट्रो ही ये बनाया था कि ये वहां पे जाति का जो हाल बतला रही हैं, उससे लगता है कि ये दक्षिण का बिहार है। जी बिल्कुल सही। मैं देख नहीं पाया, मिस हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सही उन्होंने जो कहा है, क्योंकि हालांकि वो वहीं की है, वहीं के सीनियर जर्नलिस्ट है, तो वो मुझसे बेहतर जानती है, तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और दूसरा जो है सर कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है, जो मतलब, हालांकि मैं एक नेशनल पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी था बहुत साल तक, कांग्रेस के साथ एक मेजर इशू है सर, इसको वो एड्रेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, पर मेरा परसेप्शन है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो, और तेलंगाना को बेस बना के मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं तेलंगाना में काम करता हूँ। 2 टर्म होने को आ रहा है टीआरएस को, यानी बीआरएस हो गए जो के चंद्रशेखर राव की सरकार को, और कांग्रेस ने क्या कि एक पुराने टीडीपी लीडर जो कांग्रेस में ज्वाइन किया, उनको इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, जो बहुत वाइब्रेंट, जो एग्रेसिव है, जो उन्होंने एक जान फूंक दिया कांग्रेस के कैंपेन में यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हर आदमी कांग्रेस का एक लीडर है। अच्छा। वो कोई भी उस जो 4-5 बड़े लीडर है वो पीसीसी चीफ को नहीं मानते। तो इंटरनल फैक्शनल डिस्प्यूट इतना है कांग्रेस में, जो यदि कांग्रेस जीतना भी चाहे तो ये लोग पकड़ के खींच लेंगे वापस। सो दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। सेम थिंग छत्तीसगढ़ में, जो आप, जहां आप बैठे हैं, जहां मेरे घर भी छत्तीसगढ़ में, वहां पर ईडी पॉलिटिक्स चल रहा है, पूरा ईडी, जिसको देखो ईडी 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 कर रहा है। तो जो बीजेपी कांग्रेस को कंफ्यूज कर दे रहे हैं वहां पर। तो वहां पर जो जितने भी, अच्छा आपने देखा होगा कि जब रमन सिंह थे 3 टर्म थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, व्हाटएवर पीपल से, ही हैज डन अ रिमार्केबल जॉब। बट जब मैं वहां पर आया था लास्ट इलेक्शन में, मैंने पूछा था, मेरे मदर से मैंने पूछा था 70 प्लस कि कौन जीत रहा है, जबकि मेरे मदर को कोई काम पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, शी इज अ होम मेकर, घर पे रहती है, मेरे ब्रदर्स रहते हैं। उन्होंने बोला कि हम चेहरा देख देख के ऊब गए, क्योंकि इतने, रायपुर छोटा शहर है, जहां देखो वहां बैनर दिखता है रमन सिंह का, लोग ऊब गए। देयर वाज नो रीजन फॉर टू डिफीट रमन सिंह। तो और करप्शन कभी एक इशू नहीं होता सर इलेक्शंस में। इंडिया में करप्शन कभी नहीं होता इशू। यदि करप्शन इशू होता तो इतने सारे करप्शन लाए कोई आदमी हारता नहीं। मध्य प्रदेश में जो खबर है वो ये है कि कांग्रेस नहीं, छत्तीसगढ़, लेट अस कंसंट्रेट ऑन छत्तीसगढ़। आपने चूंकि मेंशन किया है, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट और छत्तीसगढ़ पे जारी रखें, आप जो भी बोलना है। छत्तीसगढ़ में जो सर, मैं भी और ऑफन वहां जाता हूँ, मेरे जो वेबसाइट है वहां पर हम काम भी करते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो प्रॉब्लम है वो है कांग्रेस खुद का प्रॉब्लम। जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट था, अब गवर्नमेंट में, व्हाई यू हैव टू कीप द सीएम इन अ डिलेमा कि तुम्हारा पास सरकार, तुम मुख्यमंत्री रहोगे कि नहीं रहोगे, आपको पता है कितने महीने तक ये ड्रामा चला, 12.5 years आप रहे। एंड दूसरी बात जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द टॉप लीडर्स, क्योंकि हमारा जो लीडरशिप चाहेगा वही, क्योंकि इससे पहले भी जो ट्राइबल, जो छत्तीसगढ़ में जो लीडरशिप था वो नॉन ट्राइबल थे, अपर कास्ट के थे। एक ओबीसी लीडर को हटा के आप एक अपर कास्ट को कैसे बना सकते हैं? This doesn't fit in the political scenario, क्योंकि politics is based on caste and all equation on SC, ST, OBC, मुस्लिम, सब कास्ट काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में और एक जो प्रॉब्लम है कांग्रेस को कि इतना वो लोग ईडी और जो करप्शन, लिकर इश्यूज, उसके बाद आपका जो बाकी जो इश्यूज से इतना दब गए हैं कि जो गुड वर्क, जो अच्छा काम वो कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाहर कोई नहीं जानता छत्तीसगढ़ में क्या होता है, तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं जानता छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, लेकिन एज एन आउटसाइडर फ्रॉम छत्तीसगढ़ मुझे सिर्फ 2 चीज पता है, एक आपका गाय का गोबर है, गाय का मूत्र, इसके अलावा तीसरा मैं जानता भी नहीं हूँ। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है, बाहर वाला कोई वोट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आप अंदर भी बात करेंगे तो लगता है कि मतलब डिसमेंटल हो रहा है वहां पर। तो दिस
can go wrong for कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स है कांग्रेस का वहां पर, और पर ये है कि अब उनको जो खबर मुझे लग रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट गुड फॉर देम। एक मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा दिनेश जानकारी, जो कर्नाटक के बारे में तुमने कहा अभी कि दिल्ली में बैठकर इन्होंने येदियुरप्पा जैसे सीनियर लीडर के बारे में फैसला लिया, कमोबेश वही हालत भाजपा छत्तीसगढ़ की करके चल रही है दिल्ली से। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, जितने बड़े लीडर हैं यहाँ भाजपा के, इनको ये भी नहीं मालूम है कि इनको अगले चुनाव में किसी एक विधानसभा सीट पे कैंपेन करने भी भेजा जाएगा या नहीं। इनको कुछ नहीं मालूम है कि पार्टी के भीतर इनका भविष्य क्या होगा, किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इतना असमंजस है यहाँ बीजेपी के लीडर्स के बीच, और सब मान के चल रहे हैं कि दिल्ली से पता नहीं क्या तय होगा। तो जो जो कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ हुआ, छत्तीसगढ़ में करीब करीब पूरी बीजेपी पार्टी के साथ वो हो रहा है यहाँ। सर दूसरी बात क्या है कि मैं आपको बताऊं, तो बीजेपी के साथ एक इशू है कि वो उन लोगों को आके हेड बनाते हैं जिसको बिल्कुल पता नहीं रहता। हालांकि कांग्रेस भी वही करती है। हाँ। जैसे केरला वालों को लाके छत्तीसगढ़ में बैठा देते हैं, केरला वालों को लाके तेलंगाना में बैठा देते हैं, उनको ब्रीफिंग नहीं होती, जो उनका जो साइकोपैथ ग्रुप रहते हैं वही ब्रीफ करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपको जो खबर मेरे पास है दिल्ली से ये है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बहुत नए चेहरे देखेंगे बीजेपी, बहुत सारे नए चेहरे देखेंगे, क्योंकि बीजेपी क्या करती है, ब्लूप्रिंट्स बनाती है हर स्टेट का। स्टेट में जो खबर मेरे पास है कि काफी नए चेहरे दिखेंगे बीजेपी का। तो जो बड़े बड़े लीडर्स वो फाइनल जरूर होंगे। दिनेश, नया चेहरा तो इसलिए भी दिखेगा कि इनके 15 से भी कम एमएलए रह गए हैं, तो इनको तो नया चेहरा देना ही है। यानी छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में किसी पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी इसके पहले नहीं रही कि इतनी सीटें खाली हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पूरा खोल सकते हैं, इतनी सीट खाली है इनके पास। नए चेहरे का मतलब है कि जैसे मानिए बिलासपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, जो एक्स एमएलए हैं, जो फॉर्मर एमएलए जो थे, जो बड़े कद के जो लीडर्स हैं, उनको सीट भी नहीं मिल सकता इस बार। ये खबर है मेरे पास, सही है कि नहीं वो तो चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन जो खबर है एमएलए से छोड़ दीजिए, एमएलए के अलावा जो बाकी जो 15 के अलावा जो आपने 90 - 15 कर दीजिए, बाकी जो सीट। अभी छत्तीसगढ़ भाजपा कर्नाटक के डिफीट के सदमे से उबरी नहीं है, और तुम उनको दहशत में डाल रहे हो। नहीं सर, मैं आपको जस्ट आपने पूछा तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि लीडरशिप इज वेरी स्ट्रांग। वो बिल्कुल सुनती नहीं है नीचे की बात, जिसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कर्नाटक का रिजल्ट सभी पर फाइनलाइज हो रहा है कि दिनेश एक बात बतलाओ, तुमने नेशनल पॉलिटिक्स भी कवर की है, दिल्ली में काम किया है वर्षों तक। मुझको एक बात बतलाओ कि जो पार्टी दिल्ली में बहुत मजबूत रहती है, बहुत मजबूत, क्या वो अपने स्टेट्स के लिए बददिमाग नहीं हो जाती है, जैसा आज बीजेपी है, या जैसा 10 साल पहले तक कांग्रेस रहती थी, कि जो दिल्ली में बहुत मजबूत है तो उसके लिए स्टेट के लीडर एकदम तिनके जैसे हो जाते थे, उनको जब चाहे हाशिए पे पटक दो, हटा दो, बदल दो। अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश में सेकेंड टर्म में 24 घंटे में हटा दिया गया था। तो सर आज बीजेपी इतनी मजबूत है दिल्ली में, मोदी और शाह इतने मजबूत हैं कि वो राज्य के लोगों का यही वजन समझ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं सर, बिल्कुल सही है। जैसे मैं कांग्रेस का भी बात करूं, कांग्रेस भी देखिए, जब कांग्रेस जीतती है एमएलए बोलते हैं, तो एमएलए सब बोलते हैं एक ही। मुझे आज तक समझ, दिस इज 29 इयर्स ऑफ माय मीडिया एक्सपीरियंस, 29 साल हो गया मुझे मीडिया में, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों कांग्रेस के एमएलए मीटिंग करते हैं लीडर चुनने के लिए और बोलते हैं कि हम हाई कमांड को सौंप दें। हाई कमांड तो मीटिंग सर, आप मुझे बताइए, आप कितने साल, मुझसे तो कई ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने कांग्रेस को देखा, क्या एक बार भी ऐसा हुआ कि ये एमएलए ने बोला ये लीडर है? उनके एक ही ओनली वन रिजोल्यूशन होता है कि वी हैव गिवन इट टू द हाई कमांड टू सेलेक्ट द लीडर। ये अपनी पार्टी की परंपराओं का सम्मान करते हैं, ये उसको नहीं तोड़ते। नहीं सर, मैंने कहा कि सम्मान करते तो आप टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? होटल का टाइम वेस्ट, खाने पीने का टाइम वेस्ट, आप सब व्हाट्सएप कर लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, उसमें बोल दीजिए कि हमने पास कर दिया। तो बीजेपी क्या करती है? बीजेपी ऐसा नहीं करती, बीजेपी एक स्टेप आगे है। बीजेपी क्या करती है, पहले चुन लेती है और बोलती है कि इसको चुन लो, ताकि उनको लगे कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में हुआ है ऐसा करके। तो बट ये दिस इज नॉट गुड, बिकॉज सर आप देखिए छत्तीसगढ़ से हैं और मैं भी छत्तीसगढ़ से हूं, मैं बात कर सकता हूँ।
आप देखिए कि आपके 4 साल हो गया है आपके सीएम को, कितने बार वो हाशिए में थे, कितने बार उन्हें दिल्ली जाना पड़ा हाँ और इतनी खबरें चली है कि अब हटे तब हटे, ये दूसरा बना, ये हाँ इनको बुलाया गया है, इनको बात हो रही है। एक इलेक्टेड सीएम एक मेजॉरिटी के साथ, दिस इज नॉट अ अलायंस की कोई बाहर से सपोर्ट कर रहा है, किसी से अपने पावर लिए, समझ में आता है। फुल मेजॉरिटी के साथ एक सीएम जब, पता नहीं वो कल रहेगा कि नहीं। लेकिन मैं एक पुराना किस्सा याद दिलाता हूं दिनेश, हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मोतीलाल वोरा जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और उनको हटाने के किस्से ऐसे चलते थे कि एक लतीफा चलता था कि वोरा जी जैसे ही स्टेट प्लेन में बैठकर चलते हैं वो वायरलेस बंद करवा देते हैं पायलट को बोलकर। उनको लगता है कि कहीं बीच रास्ते में उनको हटाने की खबर आ जाएगी तो हवा में न उतार दे। तो ये पूरे 5 साल वोरा जी के साथ भी चला था। सर यही, और आप नॉट ओनली सर देखिए राजस्थान में चुनाव में जाने वाला है, आपने अच्छा, राजस्थान में भी देखा है। अब हम क्विकली राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दो पे इम्पैक्ट या उनका फ्यूचर थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वी हैव 7 more minutes। सर आई वाज इन जयपुर 2 months बैक, एक शादी में गया था जयपुर में। आपको पता किसकी शादी में गया था? जी मैं एक शादी में गया। जी उस वहां पर मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ड्राइवर से मैंने पूछा भी क्या होने वाला है, तो उन्होंने एक चीज बताया कि सचिन पायलट के साथ बुरा हो रहा है और इसका इम्पैक्ट होगा। और ये ड्राइवर ही नहीं, बहुत लोगों ने बोला कि बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो चल रहा है दैट विल गिव एन इम्पैक्ट, एंड कर्नाटका का जो इम्पैक्ट है वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। हाँ वहां पर जो गर्मी उसी से, जैसे बिरयानी बनती है, हाँ दम बिरयानी बोलते हैं जिसको दबा के रख के हम उसको आटा से गेंद के, तो अंदर की जो गर्मी है उससे से, तो राजस्थान का जो गर्मी है कांग्रेस का, उसी में से पकेगा या उसी से जल जाएगा। ऐसा। बाहर से कोई इम्पैक्ट नहीं, कर्नाटका का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा सर, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, कर्नाटका से कांग्रेस हाईकमान को थोड़ी ताकत नहीं मिलेगी? सर सर प्रॉब्लम क्या होता है कि इतने साइकोपेंसी हो जाते हैं कांग्रेस में। देखिए कांग्रेस अब गवर्नमेंट फॉर्म करने के करीब में है, अभी से चालू हो गया कि राहुल गांधी का जो रोड शो है, हाँ उसका कारण नहीं है। दे आर नॉट गिविंग इट टू वोकालिगा, दे आर नॉट गिविंग इट टू 40% कमीशन, वो अपना एंटी इनकम्बेंसी किसी को नहीं दे रहे। उनका एक ही है भाई, राहुल गांधी जी आए हैं उसके कारण हुआ है। मुझे क्या था राहुल गांधी जी के आने से, क्योंकि जब राहुल गांधी जी कर्नाटक से तेलंगाना में आए, इलेक्शन चल रहा था और जैसा क्रॉस किया वो इलेक्शन हार गए बुरी तरह से, और आपका जमानत भी जब्त हो गया उनके जाने के बाद, उस एरिया से निकले तेलंगाना से। तो यदि कर्नाटक में इम्पैक्ट होता तो तेलंगाना में भी इम्पैक्ट होता। हाँ। तो अब ये देखना है कि वो किस तरीके का स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सर जो भी जीत होता है उस जीत से एक आदमी को कॉन्फिडेंस मिलता है, लड़ने की ताकत मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, वो तो डेफिनेट है, कोई दो राय नहीं है। हाँ। पर उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उस साइकोपैथी में चले जाएंगे कि भाई ये आए थे करके जीते हैं, तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा, तो ये राजस्थान का आपने सचिन वाला बतलाया और बिरयानी बना दी राजस्थान की, लेकिन अब मध्य प्रदेश के ऊपर थोड़ा 2 मिनट आप बतलाओ, आप क्या सोच रहे हो और क्या हालत देख रहे हो? सर मध्य प्रदेश में जो खबर जो मुझे मिल रही, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो मैंने काम किया है वहां पर, जो लोग सरकार में भी थे, उनका ये कहना है कि कमलनाथ इज कमिंग आउट एज अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स। क्योंकि बीजेपी में जो दिक्कत है, ये मैं आपको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन उससे, मैंने इसको कोई वेरीफाई नहीं किया है ना, मैं मध्य प्रदेश जाके देखा, कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो लीडर्स जो वहां पर है, दे हैव अ इशू विद सिंधिया। हाँ। उनको लगता है कि सिंधिया को ऊपर ना कर दे, वो कांग्रेस से आए हैं सिंधिया का, तो क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सिंधिया के जो लोग हैं वो उनको पोजीशंस मिला गया है डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इतने सालों से हैं। तो इंटरनल डिस्प्यूट ये ना आए तो ठीक है। और मामा क्या करेंगे हमको पता नहीं, क्योंकि वो उतना जो उनका जो ग्रिप है वो धीरे धीरे छूट रहा है, क्योंकि उनका जो इश्यूज आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो इश्यूज उसको भी टैकल नहीं कर पा रहे हैं और कई साल से है वहां पर। तो एक्टिंग कमीशन जरूर काम करेगा। और यदि बीजेपी कर्नाटका में जिस तरीके से उनको लगा कि हमको सब पता है, हम जो करेंगे दिल्ली से वही होगा, मध्य प्रदेश में करने से फिर मध्य प्रदेश का तो बहुत मुश्किल होगी। हाँ, मध्य प्रदेश की एक लाइन की जानकारी मुझको मिलती है कि वहां शिवराज सिंह शर्तिया हारेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं गया नहीं हूं, मुझको मालूम नहीं है। नहीं सही है सर, यही खबर मिलती है कि भाई वो उनका पोजीशन ठीक नहीं है। अब आप तेलंगाना का बतलाओ कि वहां की चुनावी संभावना क्या है? सर तेलंगाना में क्या आप तेलंगाना के बारे में ये नहीं बोल सकते कि मुझको मेरा देखा हुआ नहीं है, मैंने दूसरों से सुना है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो तेलंगाना में आपकी साख थोड़ा ज्यादा दांव पे लगी है तेलंगाना के प्रिडिक्शन पर।
सर तेलंगाना का प्रेडिक्शन मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे जो लगता है, हालांकि मैं जैसे मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, मुख्यमंत्री से मिलना तो एक बार भगवान से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। अच्छा, inaccessible, he is completely inaccessible despite the fact that he is inaccessible। काम तो बहुत हो रहा है सर, अच्छा, काम तो बहुत लेवल पे हो रहा है, फ्रीबीज भी बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, बड़े बड़े कंपनीज जो है, इंटरनेशनल कंपनीज, वो अपने यहाँ पर हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं। उनका जो बेटा है केटीआर, जो हम उनको डिफेक्टो सीएम लोग कहते हैं, कभी भी सीएम बन सकते हैं, हालांकि वो आईटी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो केटीआर साहब, और कर्नाटका से भी ज्यादा आईटी को वो यहाँ पर लाने में सफल हुए। 2014 से अभी तक बहुत डेवलपमेंट्स, हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट वो दावोस में जाते हैं, दावोस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लेके आते हैं, सब कुछ। लेकिन वही हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गया, क्योंकि सिर्फ जो चलता है एमएलए का कुछ नहीं चलता, मंत्री का कुछ नहीं चलता यहाँ पर सिर्फ। हालांकि इंडिया में हर जगह पे वही है कि जो मुख्यमंत्री है, जो बिल्कुल, उन्हीं के सब चलता है, तो कोई नई बात नहीं है सर। 119 सीट में 103 इनके पास है सर, 7 एमआईएम है जो इनका पार्टनर है। तो मुझे जो लगता है सर, बुरा से बुरा परफॉर्मेंस भी करे, 50 सीट भी हार जाए, हाँ, 103 में से 50 सीट भी हार जाए, हाँ, तो 53 सीट इनके पास रहेंगे। हाँ, 7 सीट बीजेपी एमआईएम कैसे भी जीतेगी, हाँ, उनका ट्रेडिशनल सीट्स है वो 7। बिल्कुल, बिल्कुल, फर्स्ट केस में 53 सीट्स जीता, हाँ, मतलब 50 हरवा दिया उनको, सोचिए 50% हरवा दिया, हाँ, 53 सीट जीता, 7 एमआईएम में, सिंपल मेजॉरिटी में 7 चाहिए, 60 सीट चाहिए सरकार बनाने में, तो भी है इनके सिंपल पास। थर्ड टर्म भी आ जाएगा। क्योंकि बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि बीजेपी अच्छा फोर्स कर रही है, लेकिन पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पर, और जो भी आदमी आ रहा है, मुझको लास्ट 30 सेकेंड्स में बतलाओ कि कांग्रेस का तेलंगाना में क्या फ्यूचर है। कांग्रेस इज कमिंग आउट एज अ फॉर्मिडेबल फोर्स। कांग्रेस में वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना इंटेंस पैशनेट डिस्प्यूट है लीडरशिप के ऊपर। एक लाइन में मैं बता दूं, जब मैं खबर चलाता हूं तो मुझे 3 बड़े लीडर्स फोन करते हैं कि उस नेता का खबर क्यों चलाया तुमने। इससे आप समझ सकते हैं कि यूनिटी नहीं है जो इनको ले ली गई इस बार चुनाव में। और बीजेपी की क्या हालत है तेलंगाना में? बीजेपी का वोट बैंक अच्छा बना रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं अर्बन सीट्स में, लेकिन इनके पास चेहरा नहीं है। इनके पास 20 से ज्यादा भी आदमी आप गिनवा नहीं सकते कि ये जीतने काबिल होगा। 2-3 लोग हैं। लेकिन दिनेश, चेहरा तो बीजेपी के पास पूरे देश में मोदी का है ना। सर चेहरा इससे मेरा मतलब है कोई लीडर जिसको जानता हो। चेहरा मतलब यहाँ पर मोदी जी का ही चलेगा, मोदी जी भी रोड शो करेंगे, हमेशा रोड शो करेंगे, हिंदी में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हिंदी में हैदराबाद आसपास, तेलंगाना में थोड़ा हिंदी चल जाता है। चलो दिनेश, our time is up, we will meet again। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।